हेलो साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 निकाली गई है और ये यात्रा 21 फरवरी 2023 से निकलकर 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन तक ये लगातार चलेगी। और इस परिवर्तन यात्रा में 31 राज्यों के 674 जिले कवर किए जाएंगे। उसके साथ साथ इस परिवर्तन यात्रा में सप्लीमेंट्री यात्राएं निकलेगी। जो राष्ट्रीय स्तर के दूसरे हमारे पदाधिकारी हैं उनके द्वारा पूरक सप्लीमेंट्री यात्राएं निकलेगी और ये सप्लीमेंट्री यात्राएं इस तरीके से संचालित होगी जिससे जो 6,500 तहसील है देश के, उसमें से 6,000 तहसीलों में इसका कार्यक्रम का संचालन करना संभव हो। इस तरीके से इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। इसके अलावा एक और कोशिश की जाएगी कि कम से कम 3,500 टोटल 1703 शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, 801 शेड्यूल ट्राइब के ट्राइब्स है और 3,743 जातियां पिछड़े वर्ग ओबीसी की है। तीनों को मिलाकर 6,247 जाति के टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए इस अभियान में ये भी प्रयास किया जाएगा सारे देश भर में कि कम से कम 4,000 जाति के टुकड़ों को जोड़ा जा सके। तो ये एक बृहद अभियान है, बड़ा अभियान है और इस बृहद अभियान को ध्यान में रखते हुए इसका प्लानिंग बनाया गया है, उस पर अमल करने का अभियान चल रहा है। साथियों, आप लोगों को याद होगा 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में, ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 29 में ये जजमेंट दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और हमारे कितने लोगों को ये जानकारी है, कितने लोगों को ये ज्ञान है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसे कानून का दर्जा हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है उसे कानून का दर्जा हासिल है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो कानून है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, जिस किसी को भी कॉपी चाहिए वो कॉपी उनको मिलेगी या केस का नंबर आपको दिया जा सकता है। कोई भी इस नंबर को डालकर ये कॉपी इंटरनेट से हासिल कर सकता है। साथियों, ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो ईवीएम मशीन के विरोध में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो भी बीजेपी में है,
राज्यसभा का मेंबर है, उस समय नहीं था, अभी है। वो 2004-2009 में भारत में ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव हुआ, और ये जो चुनाव है 100% 2004-2009 में पेपर ट्रेल मशीन लगाए बगैर हुआ, केवल ईवीएम मशीन के आधार पर हुआ। तो उसका सारा डाटा, सारा सबूत, घोटाले का सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को दिया। वो सारे सबूतों का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये निर्णय दिया, ये जजमेंट दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। तीनों शब्दों का एक अर्थ है कि ईवीएम में घोटाला होता है। इसका कंबाइंड मीनिंग यह है कि ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव होता है। तो ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इस घोटाले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया ताकि इस घोटाले को रोका जा सके। इसलिए आप लोगों को ईवीएम मशीन और पेपर ट्रेल मशीन का फर्क समझ में आना चाहिए, इसलिए कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं भाषण करने के बजाय लोगों को समझाया जाए। जो मैं समझ चुका हूं वो आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आएगा, आप दूसरों को जागृत कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद होगा, ईवीएम मशीन चुनाव में आने के पहले हमारे देश में बैलेट पेपर पर चुनाव होता था, और जब वोटर बूथ में वोट डालने के लिए जाता था तो चुनाव आयोग के कर्मचारी उसको बैलेट पेपर देते थे। इस तरह से एक बैलेट पेपर देते थे। तो वोटर वो बैलेट पेपर देखता था तो बैलेट पेपर में दो चीजें देखता था कि कैंडिडेट के नाम कौन से हैं और उसके चुनाव निशान कौन से हैं, ये वो देखता था। कैंडिडेट के नाम देखने के बाद वो चुनाव निशान देखता था। गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। एग्जाम्पल के लिए आपको समझ में आए, इसलिए ऐसे चुनाव निशान होते हैं या नहीं होते हैं आप लोगों को भी पता है। मैं एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, थोड़ा आप लोगों का, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा मनोरंजन भी थोड़ा होना चाहिए आप लोगों का, नहीं तो टेंशन हो जाएगा आपको। थोड़ा खबरदारी लेना पड़ता है बोलने वाले को कि थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए, ताकि आपके दिमाग में जो बड़ी कठिन बात है, जो टेक्निकल बात है, वो सही तरीके से आसानी से घुस जाए। मेरी कोशिश होती है कि आपके दिमाग में बातों को पेनिट्रेट किया जाए। ये केवल सुनने का मामला नहीं है, आपके दिमाग में बातों को पेनिट्रेट किया जाए ताकि वो बातें आप अपने समाज में जाकर लोगों को बता सकें। तो ये जो चुनाव निशान है, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, वो आप देखते हैं किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए, ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूं। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए, तो कुत्ते को वोट दे दिया जाए, ये बैलेट पेपर था एग्जाम्पल के लिए। फिर आप देखते हैं तो वो सिक्का होता है, सिक्का होता है ना, क्या बोलते उसको, स्टैंप, सिक्का। वो देखते अरे इंक नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, ऐसा, हाँ लग गया है,
फिर उसके बाद आप देखते कि मुझे तो कुत्ते को वोट देना है, तो कुत्ता सबसे नीचे है, तो आप ऐसा करते, हाँ लग गया है, जैसा मैं लगाना चाहता था वैसा लग गया है। और फिर आप क्या करते थे, आप ऐसा फोल्ड करते थे। ये समझाने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण मकसद है, वो आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। ऐसा फोल्ड करके आप बैलेट बॉक्स में डाल देते। बैलेट बॉक्स में डालने के बाद आप निश्चिंत होते थे कि मैं जिस कुत्ते को वोट डालना चाहता था, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। निश्चिंत होकर आप चले जाते। हाँ, मैंने जिस कुत्ते को वोट देना था उसको मेरा वोट जमा हो गया है। खातरी होती थी, आपको गारंटी होती थी कि हाँ उसी को हो गया है। अब उसके बाद में क्या हुआ, ईवीएम आ गया। कंपैरेटिवली मैं आप लोगों को बैलेट पेपर, फिर ईवीएम मशीन, फिर पेपर ट्रेल, ये तीनों बातें आप लोगों को कंपेयर करके समझाऊंगा, तो आपको बातें समझ में आएगी। फिर आई ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन 2004 में आई। 2004 में जब ईवीएम मशीन आई तो ईवीएम मशीन में आप वोट डालने के लिए गए, तो आपने बटन दबाया। चुनाव निशान मान लो कमल का फूल है, पंजा है, साइकिल है, हाथी है। आपने किसी एक चुनाव निशान पर आपने बटन दबाया। बटन दबाने के बाद आपने जिस किसी पर भी बटन दबाया, आपको आंखों से दिखाई नहीं दिया कि आपने अगर पंजे पर दबाया तो पंजे पर ही स्टैंप लग गया है, आपके आंखों को दिखाई नहीं दिया। दिखाई जब नहीं दिया तो उसको आदत पड़ी हुई है कि बराबर लगा कि नहीं लगा। ये आदत पड़ी हुई है ना, 4 बार 5 बार 10 बार उसने वोट किया हुआ है, तो उसको आदत पड़ी हुई है देखने की, इंश्योर करने की, खातरी करने की कि मैंने जिसको वोट दिया है उसी को स्टैंप लगा कि नहीं लगा। देख रहे थे कि उसको दिख ही नहीं रहा है। जब दिखता नहीं तो देखता है, अरे कहां गया भाई वोट मेरा। चुनाव आयोग का कर्मचारी आता, उसको कहता हो गया है। अच्छा हो गया, हाँ हो गया, इधर से जाओ। हो गया है और इधर से जाओ। तो वो अनिश्चित होकर, निश्चिंत नहीं, जैसे मैंने आपको कहा बैलेट पेपर पे निश्चिंत होकर घर में जाता था, तो ईवीएम मशीन में निश्चिंत होकर 2004 में वो घर में नहीं गया। पता नहीं साला मेरा वोट किसके नाम पर जमा हो गया। 2004 में ऐसा हुआ, 2009 में ऐसा हुआ। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 84 में जब ईवीएम मशीन का प्रस्ताव पार्लियामेंट में अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट थे राजस्थान से, उन्होंने प्रस्ताव रखा कांग्रेस के तरफ से, तो अपोजिशन पार्टी के लीडर के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन दिया, क्योंकि कांग्रेस ने संसद में यह कहा था कि बैलेट पेपर में बूथ कैप्चरिंग होता है, इस बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए हम लोग ईवीएम मशीन लाए हैं। तो अटल बिहारी को लगा है तो अच्छा प्रपोजल है, उसने समर्थन दिया। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और 2004 के चुनाव में उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था बीजेपी का। मगर अटल बिहारी वाजपेयी को पता नहीं था कि ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। मशीन कांग्रेस ने लाई थी, कांग्रेस को मालूम था।
घोटाला किया जा सकता है। तो 2004 का चुनाव कांग्रेस ने जीता। बहुत विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिससे आपको बात समझ में आएगी। 2000 तक, 84 से लेकर 2000 तक देश में, सेंट्रल में किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिलता था, और सरकार जो है अस्थिर सरकार होती थी, अनस्टेबल सरकार होती थी। चुनाव आयोग ने, मुझे याद है, तारीख फिक्स करने के लिए मीटिंग बुलाई। काशीराम जी बहुजन समाज पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट थे, स्वाभाविक है उनको भी बुलाया गया। तो उनको भी कहा गया कि कौन से तारीख में चुनाव होना चाहिए, आप जरा बताइए। तो काशीराम जी ने चुनाव आयोग को सलाह दिया, 2000 के पहले की बात है, सलाह दिया एक बार 2 तारीखें फिक्स कर दो। चुनाव आयोग को समझ में नहीं आया कि काशीराम जी क्या कहना चाहते हैं। तो चुनाव आयोग ने काशीराम जी को पूछा कि आपको हमने 1 तारीख पूछा, आप 2 तारीख फिक्स करने की बात क्यों कर रहे हैं? कहा कि जो सरकार आएगी वो 1 साल चलेगी, फिर 1 साल के बाद दोबारा चुनाव होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग को दोबारा मीटिंग ना बुलाना पड़े, एक साथ 2 तारीख फिक्स कर दो। यानी उनके कहने का मतलब यह था कि जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है, अस्थिर सरकार है। इतनी 2000 तक अस्थिर सरकार होती थी और कोई सरकार 5 साल चलती नहीं थी। तो इस वजह से, और पूर्ण बहुमत वाली भी नहीं होती थी और अस्थिर भी होती थी। 2000 जैसे ही लोकसभा का ईवीएम मशीन पर चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई। हैरान करने वाली बात थी। जागृति रिवर्स गियर में नहीं चलती है, जागृति फॉरवर्ड गियर में चलती है, आगे बढ़ती है। तो यहां अगर फॉरवर्ड गियर में जागृति बढ़ती है तो ये अस्थिरता ज्यादा बढ़नी चाहिए, मगर खत्म हो गई, रिवर्स गियर में आ गई। ये रिवर्स गियर में लाकर बहुमत लाने का काम ईवीएम मशीन ने किया। आप लोगों को पता है कि नहीं है मालूम नहीं, मगर स्टेबल गवर्नमेंट इस शासक वर्ग का स्लोगन था। स्टेबल गवर्नमेंट शासक वर्ग का स्लोगन था। और काशीराम जी कहा करते थे, मजबूत सरकार से मजबूर सरकार बढ़िया होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी राजनीतिक बातें या डेमोक्रेटिक सिस्टम की बातें समझ में नहीं आती है, मगर यह उनका बयान था कि मजबूत सरकार से बेहतर सरकार मजबूर सरकार होती है। जो सरकार मजबूर होती है वो लोगों के हित में काम करती है, और जो सरकार मजबूत होती है वो क्या सोचते हैं, सरकार तो 5 साल चलनी है, लोगों के लिए काम करो तो भी चलनी है, लोगों के लिए काम ना करो तो भी चलनी है, तो लोगों के लिए करने की जरूरत क्या है। इसलिए काशीराम जी ये कहा करते थे कि मजबूत सरकार से मजबूर सरकार अच्छी होती है। ये सारी बातें 2000 के पहले की है। 2004 में ईवीएम प्लान बनाकर लाया गया। काशीराम जी ने यह नारा लगाया था, यानी ईवीएम मशीन क्यों लाया गया, ये काशीराम जी ने नारा लगाया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि इतना सिंपल नारा है कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी समझ में आता है और दिमाग को बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, इससे बदलाव होने का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। इसलिए इस बदलाव को रोकना होगा, रोकने के लिए ईवीएम मशीन को लाया गया और 2004 में इसको सारे देश भर में लागू कर दिया गया। और 2004 में
ईवीएम मशीन लाया गया, जिस ईवीएम मशीन में बटन दबाने के बाद आंखों से दिखाई नहीं देता था, वोट जो बटन आपने दबाया उसी के नाम पर जमा हुआ या नहीं हुआ। जब 2004-2009 में ऐसा हुआ तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और निर्णय देने के बाद कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। अब और पेपर ट्रेल मशीन आ गई। तो ये पेपर ट्रेल मशीन क्या है? पहले आप वोट डालते थे, आपका वोट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जमा होता था, ईवीएम मशीन में जमा होता था और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता था। आपके वोट का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता था और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विशेष बात। दूसरी बात इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल। इस पर आपने एक मैसेज टाइप किया और मैसेज टाइप करके कामले को भेज दिया, कामले के पास ट्रांसफर होके चला गया। होता है ना? एक कामले दूसरे कामले को भेज देता है, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को भेज देता है, जाता है। इतना तो आप लोगों को मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि आप भी ऐसा करते हैं। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। बहुत सारे लोगों को हमारे पता है नहीं। और ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो आंखों से दिखाई नहीं देता, ये ट्रांसफरेबल होता है। ये ट्रांसफरेबल होता है, इससे सारी गड़बड़ी होती है। अब पेपर ट्रेल मशीन आ गया। पेपर ट्रेल मशीन से क्या हुआ? आपने बटन दबाया, बटन दबाने के बाद आपको आंखों से दिखाई नहीं देता था, दिखने लग गया। 2004 में दिखाई नहीं देता था, 2009 में दिखाई नहीं देता था, 2014 में दिखाई। 2014 में दिखाई दिया, मगर कितनी जगह दिखाई दिया? सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया। कितनी जगह चुनाव आयोग ने लगाया पेपर ट्रेल मशीन? 0.33%। यह भी सुनकर आप लोगों को हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और चुनाव आयोग ने 0.33% लगाया। इसका दूसरा मीनिंग होता है कि लगभग नहीं लगाया। 0.33 का मतलब है लगभग नहीं लगाया। दूसरी बात, कहां लगाया? नागालैंड, मिजोरम। इससे क्या हुआ कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, भारत के मतदाताओं को पता ही नहीं चला। अगर हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगती तो सारे देश भर में ईवीएम मशीन चलाने वाले चुनाव आयोग को पेपर ट्रेल के बारे में देश भर में मतदाताओं को बताना पड़ता। जब चुनाव आयोग बताता तो लोग पूछते कि जब ईवीएम मशीन था तो पेपर ट्रेल क्यों लगाया? तो बताना पड़ता कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस वजह से गड़बड़ी को रोकने के लिए पेपर ट्रेल लगाया। खतरा था, गड़बड़ी होती है, लोगों को बताया कैसे जाए। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मान लो नहीं लगाया, 100% अगर नहीं लगाया होता
100% नहीं लगाया होता तो कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के विरोध में जाता और ये कहता कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, अवमानना की और आदेश नहीं लागू किया। इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया? होशियारी, कोई हम पर यह आरोप ना लगाए कि नहीं लगाया। 0.33 लगाया तो बिल्कुल नहीं लगाया, ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। अगर चुनाव आयोग को यह मालूम है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, चुनाव आयोग को क्यों मालूम है? चुनाव आयोग ही फैक्ट्री को, कंपनी को ईवीएम मशीन बनाने का ऑर्डर देता है। तो चुनाव आयोग कंपनी वालों को क्या कहता है? कि हमें घोटाला करने वाली मशीन चाहिए। कंपनी वालों को क्या कहते हैं चुनाव आयोग के लोग? हमको घोटाला करने वाली मशीन चाहिए। कंपनी वाले बोलते हैं महंगी होगी। कहा क्यों? क्योंकि घोटाला करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस करनी पड़ेगी, घोटाला करना है। आपको मशीन हम सस्ती देते हैं। कहा कैसे? ईमानदार मशीन अगर आपको हम दे बहुत सस्ती हो जाएगी। नहीं, हमें ईमानदार नहीं चाहिए, हमें घोटाला करने वाली ही चाहिए। क्यों? हमारे जेब से थोड़ी पैसा जा रहा है, ये तो जनता का टैक्स है। और टैक्स से मशीन खरीद साले हमारे जेब से थोड़ी जा रहा, चुनाव आयोग के कमिश्नरों के जेब से। ये तो जनता का टैक्स है, उससे जा रहा है। तो चुनाव आयोग को पहले से मालूम है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। इसका और एक मीनिंग है, चुनाव आयोग ही घोटाले में शामिल है। चुनाव आयोग ही घोटाले में शामिल है। तो चुनाव आयोग ये जो आरोप मैं कर रहा हूं सुन रहा होगा। कितने जगह रिकॉर्ड हो रहा भैया? 4 जगह ना? और ये सारे दुनिया में रिलीज हो रहा नहीं? ऑनलाइन दिख रहा है सारी दुनिया में। तो चुनाव आयोग को भी मालूम हो गया। जो मेरे ऊपर तो सारे देश की नजर है कि मैं क्या बोलता हूं, वो सारी नजर है। तो इसलिए उनको भी मालूम है, ये जा रहा है, रिकॉर्ड में जा रहा है। तो चुनाव आयोग को जब मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ही इस घोटाले में शामिल है, तो डिफेमेशन की केस करनी चाहिए ना मोहम्मद मेश्राम के खिलाफ में? है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा करके तो देखे, उसकी औकात है क्या? उसको मालूम है मोहम्मद मेश्राम के पास कितने सबूत है? जितने बोल रहा हूं ना उससे ज्यादा है। उसको मालूम है। क्यों? चोर को मालूम होता है कि कितनी चोरी किया है, तो पकड़ने वालों को भी मालूम होता है कि इसके पास ज्यादा होगा, तो मेरे पास है। तो इसलिए मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, चुनाव आयोग के ही निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन में घोटाला हो रहा है। चुनाव आयोग को मालूम है, क्योंकि चुनाव आयोग ही घोटाला करने वाली मशीन बनाने का काम कर रही है। इसलिए चुनाव आयोग को मालूम है कि यदि पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई तो ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली मशीन है। पेपर ट्रेल मशीन, उसमें कागज के टुकड़े गिरकर बैलेट बॉक्स में पड़ते हैं, इसलिए ये एज गुड एज बैलेट पेपर है। पेपर ट्रेल मशीन क्या है? एज गुड एज बैलेट पेपर। वो कैसे? क्योंकि अब वोट का रिकॉर्ड 2 जगह रिकॉर्ड होता है। ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, पेपर ट्रेल मशीन में जैसे आप बटन दबाते हो आंखों से दिखाई देता है, 7 सेकंड रुकता है, 7 सेकंड रुकने के बाद वो स्टैंप लगाया हुआ बैलेट पेपर कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। वो पेपर ट्रेल मशीन है। वहां कागज का वोट इकट्ठा होता है। जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यदि
कैंडिडेट को ईवीएम मशीन का रिजल्ट मंजूर नहीं है तो वो कलेक्टर को लिख कर दे सकता है कि मुझे रिकाउंटिंग चाहिए। आपको याद होगा बैलेट पेपर में रिकाउंटिंग होता था और कभी कभी हारा हुआ कैंडिडेट जीत जाता था, जीता हुआ कैंडिडेट हार जाता था। उसी तरह से चुनाव आयोग को मालूम था कि हमने ईवीएम में घोटाला किया हुआ है, पेपर ट्रेल मशीन में स्टैंप लगाए हुए वोट है। वो कैसे, अभी बताता हूं। यहां पर आपने पंजे पर स्टैंप मारा, यहां पर आपने कमल के फूल पर मारा, तो कमल के फूल वाला बैलेट पेपर पंजे में मिक्स नहीं हो सकता। पंजे वाला स्टैंप पेपर कमल के फूल में मिक्स नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों के फिजिकल एविडेंस अलग है और दोनों अलग आंखों से दिखाई देते हैं और ये बैलेट बॉक्स में टुकड़े गिरकर जमा होते हैं। और अगर रिकाउंट करने का ऑर्डर जैसे बैलेट पेपर में होता है वैसे रिकाउंटिंग का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अगर पेपर ट्रेल मशीन के कागजी मतों की गिनती हुई तो क्या होगा, ईवीएम ने जो घोटाला किया वो पेपर ट्रेल में पकड़ा जाएगा। ईवीएम मशीन ने जिसको जिताया वो पेपर ट्रेल हरवा देगा और पेपर ट्रेल वाला जीत जाएगा। जीतते ही फिजिकल एविडेंस के साथ जीतेगा और जीतते ही चुनाव कमिश्नरों पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अगर केस चलता है तो 6 महीने की सजा होती है। देशद्रोह का मुकदमा चलता है तो फांसी की सजा होती है। इसलिए चुनाव आयोग को मालूम है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ा जाता है, फिजिकल एविडेंस के साथ पकड़ा जाता है। इसलिए पेपर ट्रेल लगाना यानी फांसी पर चढ़ जाना है। तो चुनाव आयोग ने 2014 में 0.33 लगाया, मगर लगाया इस तरीके से कि देश के लोगों को पता ही नहीं चलना चाहिए नागालैंड मिजोरम नॉर्थ ईस्ट है ना, आसाम त्रिपुरा के आगे, तो देश के लोगों को पता ही नहीं चला। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया, किसी अखबार ने खबर नहीं छापा, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खबर नहीं छापा। अखबार के फ्रंट पेज पर खबर छपनी चाहिए थी, इतनी बड़ी खबर थी, लैंडमार्क जजमेंट था, एडिटोरियल लिखा जाना चाहिए था, एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहिए था। देश के सारे समस्त नागरिकों को, मतदाताओं को जागृत करने की जिम्मेदारी थी अखबार वालों की, मीडिया वालों की। क्योंकि अखबार और मीडिया में जो चैनल और अखबार चलाए जाते हैं वो कोई साबुन का धंधा करने का लाइसेंस नहीं है। मान लो आपको साबुन का धंधा करना है, साबुन प्रोडक्ट करना है, तो आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेकर आप साबुन का धंधा, साबुन प्रोडक्ट कर सकते हो। मगर कोई अखबार या मीडिया आप चलाना चाहते हो, इंडस्ट्रियल लाइसेंस के तहत आपको परमिशन लेनी नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें वो चलाने की इजाजत नहीं है। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत जिसमें लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ए फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 के तहत प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट बनाया गया, अलग से कानून बनाया गया, उसके तहत अनुमति लेकर अखबार और मीडिया चलाना पड़ता है। तो उसमें जिम्मेदारी है कि ये कोई धंधा करने वाला मामला नहीं है मीडिया, ये देश की प्रजा को जगाने के लिए ये है। इसलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये 4 स्तंभ है लोकतंत्र के, ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। इस तरह से इसका संवैधानिक महत्व है और इसके अंतर्गत
अखबार चलाए जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि इतना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट होने की वजह से जनता को, मतदाताओं को जगाने का काम करते। अरे जगाने के तो छोड़ो, एडिटोरियल लिखने की छोड़ो, अखबार वालों ने इस खबर को फ्रंट पेज पर तो छोड़ो, अखबारों के पिछवाड़े में भी नहीं छापा, सिंगल लाइन की खबर नहीं छापी। मीडिया देशद्रोह का काम कर रही। मीडिया बहुत ताकतवर होता है और मीडिया को बहुत लोग डरते हैं, है? मालूम है आप लोगों को? मीडिया बहुत ताकतवर होता है और मीडिया से बहुत लोग डरते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? ये मीडिया देशद्रोह का काम कर रहा है, सबूतों के साथ कह रहा हूं। क्यों कर रहा है? कभी सोचा आप लोगों ने क्यों कर रहा है? क्योंकि जितना भी प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लगभग उसका मालिक बनिया है, और इस देश में जो काला धन है वो बनिया के ही पास है। दूसरी बात, पत्रकार 99.99% पत्रकार ब्राह्मण है। तो देश में जो मीडिया है वो बनिया ब्राह्मण प्रचार माध्यम है। इसका नाम हमने रखा बनिया ब्राह्मण प्रचार माध्यम। इसलिए वो जानते थे कि ईवीएम में घोटाला होता है और घोटाले की खबर अगर छापेंगे तो सारे देश भर में बवाल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कोई खबर नहीं छापी। ये उसकी असली वजह है। खबर नहीं छापने की वजह से लोगों को पता ही नहीं चला। लोगों को यह भी पता नहीं चला कि इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगाने का आदेश दिया। जब खबर ही नहीं छापी तो लोगों को पता ही नहीं है कि ईवीएम में घोटाला होता है। घोटाला होता है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, खबर नहीं छापी इसलिए लोगों को पता ही नहीं है। जब लोगों को पता ही नहीं है ईवीएम में घोटाला होता है तो पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने के लिए लगाने का आदेश दिया नहीं दिया, इसका कोई मीनिंग थोड़ी है। पता ही नहीं है, लगाया ये भी पता नहीं, नहीं लगाया ये भी पता नहीं, काय के लिए लगाना है ये भी पता नहीं, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो खबर ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है। ये सारी बातें चुनाव आयोग भी जानता है और चुनाव आयोग ने ये जानते हुए ये घोटाला करवाया। चुनाव आयोग के सहमति के बगैर इतना ज्यादा पावर है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का अधिकार दिया है संविधान में, इतना पावर दिया है। किसी सरकार की हिम्मत नहीं कि वो उसमें हस्तक्षेप कर ले अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर निर्धारित कर दे। आपको एग्जाम्पल चाहिए, टीएन सेशन का याद करो। कोई सरकार टीएन सेशन के समय में कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उनको कोई टेलीफोन कर ले। और जिलाधिकारी तक के अधिकारी कांपते थे कि पता नहीं टीएन सेशन ऐसे फूंक मार के उड़ा देगा। ये पेपर ट्रेल के दौरान आप लोगों ने देखा, टीएन सेशन ने देखा। इसका मतलब है चुनाव कमिश्नर को भारत के संविधान ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए इतनी पावर दी है। इस पावर का उपयोग करे कुछ नहीं हो सकता, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो सकता है। अगर इसका अधिकार मिसयूज करे तो और नेगेटिव हो सकता है, दोनों चीजें। और आपने कल का अखबार अगर पढ़ा होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह स्वीकार कर लिया कि भारत सरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर नियुक्त करती है, इसके द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया। कल का अखबार आप लोगों ने पढ़ा होगा, कल के अखबार में खबर है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया
सरकार के पास अब इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करने का एकाधिकार नहीं होगा। प्रधानमंत्री होगा, चीफ जस्टिस होगा और मेन अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा। तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास पूरी सीटें अपोजिशन अधिकृत पार्टी का नेता बनने की नहीं है, इसलिए अपोजिशन पार्टी का नेता ही नहीं है तो उसको पूछने की क्या जरूरत है। ये भी चीफ जस्टिस को मालूम है, इसलिए चीफ जस्टिस ने ऑर्डर में लिखा यदि अधिकृत अपोजिशन लीडर नहीं है तो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता उसमें होगा। आप लोगों को खबरों को बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए, संदर्भों के साथ पढ़ना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार के द्वारा नियुक्त चुनाव कमिश्नरों के द्वारा चुनाव में गड़बड़ियां और घोटाले हो रहे हैं। इसलिए तो ऐसा ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो मैं तो कोई काल्पनिक बात है तो कह नहीं रहा हूं। ये मेरे पास में इतने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये घोटाले से संबंधित। 2000 ये जो अभी मैं क्रोनोलॉजिकली आपको ये बताता हूं कि 2014 में ये ऐसा हुआ। 2014 में मई में रिजल्ट आया, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए। आपको याद होगा हमारे देश में अभी 36 स्टेट है, पहले 35 थे। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 7 स्टेट के चुनाव कंपलसरी हर साल करने पड़ते हैं ताकि 5 साल में 35 राज्यों के चुनाव संपन्न कराए जा सके। एक साल 8 स्टेट के चुनाव करने पड़ेंगे, एवरेज बता रहा हूं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया 2016 में। मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कितने लोगों को यह पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई आदमी केस लेकर जाता है, अगर उसके पास ठोस सबूत नहीं है तो जज जो है वो फाइल है ना, वो जज के मुंह पर फेंक देता है। तो हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ठोस सबूत दिया होगा तभी ना है? इसका मतलब तो यही है ना कि मैंने ठोस सबूत दिया होगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो मैं तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने का आदी हूं। जो लोग कानून और संविधान के विरोध में जाकर काम करते हैं मैं उनको इसके लिए दोष देता हूं, इसके लिए मैं उसके विरोध में काम करता हूं। हरियाणा की सरकार जो आरएसएस के पिट्ठू लोग हैं, वहां के मुख्यमंत्री ने रोहतक में जब मुझे कार्यक्रम करने की आर्टिकल 19 के तहत अनुमति नहीं दी तो मैंने सोचा ये साले आरएसएस के पिट्ठू है, ये आरएसएस के बच्चे। अब बाप तो आरएसएस है तो उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। चलो साले बच्चों को क्या पकड़ा जाए, बाप को पकड़ा जाए, बच्चे अपने आप सारे जमानत लेने के लिए आ जाएंगे। नागपुर में 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गया। नागपुर के सेंटर में जितने जिले हैं 200 किलोमीटर तक मेरी गाड़ियों को रोका गया। इसके बावजूद भी 3.5 लाख लोग जो है वहां नागपुर में थे। फडणवीस और उसके 2 कैबिनेट मिनिस्टर मॉनिटर कर रहे थे। फडणवीस ने मेरे पास पुलिस कमिश्नर को भेजा। पुलिस कमिश्नर ने मुझे बुलाया, पुलिस चौकी में मुझे डिटेन करके रखा गया था। पुलिस कमिश्नर ने पूछा अब और आगे आपका क्या करने का इरादा है। अरे मैंने कहा कमिश्नर साहब इधर आपने मुझे डिटेन करके रखा, उधर 3.5 लाख लोग मैदान में हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है इसलिए ना मेरे पास आए हो है? अगर आपके कंट्रोल में होते तो मेरे पास आते क्या? ये जो 3.5 लाख लोग हैं इस पर आप गोली भी चला नहीं सकते। गोली चलाने का क्या नतीजा होगा? 3.5 लाख लोग क्या करेंगे फिर आपकी गोली चलाओगे
तो आप मेरे पास आए, तो आप अपने से तो आए नहीं, क्योंकि अगर मेरे से ही बात करना था तो आपके पास तो पावर है। किसी इंस्पेक्टर को बोलकर टेलीफोन से ये वामन मेश्राम की गाड़ी में डालो और कमिश्नर ऑफिस ले आओ, ऐसा आप कर सकते थे। तो आप मेरे पास क्यों आए? कोई तो वजह होगी, या आपके ऊपर वाले किसी अथॉरिटी ने आपको भेजा होगा, ऐसे तो आए नहीं आप। तो उसको लगा कि मैं उसकी कोई बात सुन नहीं रहा, तो उसने मेरे पास उसने कहा कि वामन मेश्राम से बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो जाने के लिए कहने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर को मेरे पास भेजा, कहा कि कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि आप एक वीडियो बना दो। मैंने कहा क्या बनाना है? कहा कि आंदोलन पीछे लिया जाता है। बिल्कुल नहीं लिया जाता है। तो जाके बताया कि वो तो ये मना कर रहे हैं। अच्छा चलो, फिर आया, फिर कहा कि संविधान के दायरे में आंदोलन करो। मैं कहा ये तो पहले से कर रहा हूं, ऐसा वीडियो बना के दो। मैंने कहा 6 तारीख के पहले से मैं यही कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड है, देख लो। मैं तो ये हिंसा करो, मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं, इसके विरोध में हूं। तो इस तरह से चुनाव वहां का जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, उसने हमारे इतने सारे लोगों को अकोला तक गाड़ियों को रोका, इधर भंडारा गोंदिया तक रोका, इधर और सारे गाड़ी रोका। तो 4-5 लाख लोग हो सकते थे, 3.5 लाख लोग पहुंच गए थे। फडणवीस ने आरएसएस के हेडक्वार्टर में मैसेज दिया कि लोग अनियंत्रित है, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कभी भी आ सकते हैं, आप आरएसएस के हेडक्वार्टर को ताला लगा दो। जो ये अनियंत्रित है, ये नियंत्रण में नहीं है। आरएसएस के लोगों ने हेडक्वार्टर को ताला लगाया, भाग गए। और दूसरी खबर आ रही कि अब ये हेडक्वार्टर यहां रखना खतरनाक है, तो इसलिए खबर आ गई कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने अयोध्या में 100 एकड़ जगह सरकार को मांगी, वहां हेडक्वार्टर हो। तो मैंने उधर मैसेज दे दिया कि अक्टूबर तक 5 लाख लोग अयोध्या में इकट्ठा करते हैं। अयोध्या भारत के बाहर है? मेरी भारत में ताकत है भाई, उत्तर प्रदेश पाकिस्तान में है क्या? महाराष्ट्र से ज्यादा बड़ा संगठन तो मेरा उत्तर प्रदेश में है। तो ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात इसको समझा रहा हूं कि ये संगठित शक्ति हमारी है, और ये बात उन लोगों को मालूम है। और इसलिए 2014, 2015, 2016 जब उन्होंने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये मेरे फेवर में निर्णय दिया। जब निर्णय दिया 100% पेपर ट्रेल लगाओ, तो बीजेपी ने कांग्रेस के लोगों से संपर्क किया। कांग्रेस के लोग कहते हैं ना कि हमारा बीजेपी से बहुत झगड़ा है, बीजेपी के लोग कहते हैं हमारा कांग्रेस से बहुत झगड़ा है, और हमारे लोग भी, बहुत सारे गधे लोग जो है वो भी ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस वाले बीजेपी से वास्तव में लड़ रहे हैं। ऐसे लोग गधे लोग हैं, अव्वल दर्जे के गधे। तो कांग्रेस के लोगों को बीजेपी ने संपर्क किया और कहा 2004, 2009 आप लोगों ने घोटाला करके चुनाव जीता, और आपका और हमारा समझौता हुआ, 2 बार हम घोटाला करके जीते, 2 बार आपने जीत लिया, तुम भी चुप रहो, हम भी चुप रहे, चिड़ी चुप, दोनों चुप रहे, भारत की प्रजा को मालूम ना हो। जब मैंने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लाया 100% का, तो आरएसएस के, बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस को संपर्क किया
कि अब तो ये चुनाव घोटाला करके जीतना संभव नहीं है, तो आप हमारी मदद करो। कांग्रेस को आरएसएस ने कहा, बीजेपी ने कहा मदद करो हमारी। आरएसएस, कांग्रेस ने आरएसएस को कहा सरकार तुम्हारी है? प्रशासन तुम्हारा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तुमने बनाया है, जो करना है करो भाई। मेन अपोजिशन हम हैं, हम बोलेंगे ही नहीं, विरोध में बोलेंगे ही नहीं, और क्या मदद चाहिए? हम इसके विरोध में बोलेंगे नहीं, जो करना करो। अरे हमारा प्रधानमंत्री होता तो पूरी नंगई करते हम लोग कांग्रेस वाले। ऐसे थोड़ी कांग्रेस वालों को कहा जाता है कि हम 2 नंबरी लोग हैं। कांग्रेस वालों को देश के लोग कहते हैं अरे कांग्रेस 2 नंबरी लोग हैं। तो हम आपको कहते हैं करो, जो करना है करो। नहीं, ये वामन मेश्राम ने टांग अड़ाया है, ये गांधी जी की टांग नहीं है। जो पुतले में सिंगल हड्डी वाली टांग देते हो ना गांधी जी की, नहीं देखा नहीं आपने शायद, लंबी लंबी टांगे है ना गांधी जी की, सिंगल हड्डी वाली। ये नहीं, सिंगल हड्डी वाली टांग नहीं है, डबल हड्डी वाली टांग है। तो इतना रोकना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मेश्राम जी ईडी लगा रहा है, सीबीआई लगा रहा है, दुनिया भरे को लगा रहा है, आपके खिलाफ लगाए नहीं अभी तक। दोस्ती है क्या? ये जाके पूछ ले, नरेंद्र मोदी को पूछ ले। वो तो कहता है कि झोला टांग के चला जाऊंगा, साले उसके पास तो कुछ है, मेरे पास क्या है? ये देख रहे हो क्या? ये लोगों का दिया हुआ है, हा? ये पैंट भी लोगों का दिया हुआ है, पैंट के नीचे भी होता है ना, वो भी लोगों का दिया हुआ है। मेरा क्या है? मेरा 10 बाय 10 का कमरा है नहीं, तो मेरा क्या है? ये सीडी लगाएगा क्या है? ईडी तो जिसके पास कुछ होता है उसको लगाएगा, सीबीआई लगाएगा, मेरे पास क्या है? इसलिए ठोक के बोलता हूं, इसलिए जो सच्चाई है वो सारे देश के लोगों को बताता हूं। मेरा क्या मकसद है? मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है, मुझे मिनिस्टर बनना है। हमारे लोगों को इस देश में लोकतंत्र में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो। अगर ऐसा होता है तो एक दिन हमारे लोगों की सरकार आएगी ही आएगी, 200% गारंटी से आएगी, एक दिन आएगी। मगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, इसके लिए लड़ रहा हूं। मुझे नहीं एमएलए एमपी बनना है, मैं तो संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट हूं और एमएलए मेरे सामने उसकी कोई औकात है नहीं, मैं उसकी कोई औकात नहीं मानता। एमएलए की, एमपी की लोगों को लगता है बहुत बड़ी औकात है, मैं नहीं मानता। साथियों, इस तरीके से 2019 के चुनाव में जब ये ऑर्डर हुआ तो कांग्रेस के अभिषेक मनु संघवी ने फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और केस में डिमांड किया, प्रेयर किया कि हमें 50% जो पेपर ट्रेल के कागज है उसमें ईवीएम के साथ मिलान करा दो, मैच करा दो, मिलान कराओ। मेरे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वकील साहब 2017 के हमारे केस में 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, तुम 50% की मांग कर रहे हो। 50% ज्यादा होता है कि 100 ज्यादा होता है? इतना गणित कच्चा है आपका, है? सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत करते हो, 50% ज्यादा होता है कि 100% ज्यादा होता है? 100% का वामन मेश्राम का ऑर्डर है और तुम 50% की मैच करने के लिए मांग कर रहे हो। ऑर्डर तो रिकाउंटिंग का 100% पहले से है, तो 50% की मांग क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, आप लोगों को इतना सामान्य ज्ञान तो होगा कि अगर कोई लीगल मुद्दा है और उस लीगल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, मामला समाप्त हो गया।
उसी मुद्दे पर जिस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, उसी पर दूसरा केस कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? और अगर दूसरा केस कांग्रेस के लोगों ने किया तो सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का सेकंड से सेकंड जो समय है वो करोड़ों लोगों के भविष्य को निर्धारित करने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एंटरटेन क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने ही 8 अक्टूबर 2013 को और 24 अप्रैल 2017 को निर्णय दिया, दोबारा क्यों कर रहे हैं? 24 अप्रैल 2017 का जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 अक्टूबर 2013 को दिया, वो चुनाव आयोग लागू नहीं कर रहा है, इसलिए लागू करने का आदेश दोबारा दिया। दोबारा आदेश होने के बावजूद भी और केस करने की क्या जरूरत थी? और अगर केस करने वालों ने केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन क्यों किया? इससे यह पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट भी एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम करना चाहिए, वो काम नहीं कर रहा है। और नहीं कर रहा है इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। यह कहना आर्टिकल 19 के तहत मेरा मौलिक अधिकार है, साले किसी का बाप का दिया हुआ है? मैं तो कह सकता हूं मेरे बाप का दिया हुआ है। संविधान में मेरे बाप ने आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार लिखा है, इस वजह से मेरे पास अधिकार है, किसी के बाप का थोड़ी दिया हुआ है। अगर हमारे पुरखों ने 1848 से लेकर आगे आंदोलन नहीं किया होता तो क्या यह संविधान में हमारे लोगों को अधिकार मिलता? क्या केवल गांधी के आंदोलन से हम लोगों को मौलिक अधिकार मिलता? अगर फुले शाह अम्बेडकर का आंदोलन नहीं होता तो भारत के संविधान में हम लोगों को मौलिक अधिकार मिलता? हमारे लोगों को तो यह भी समझ में नहीं आता है अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, राइट एंड द फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है, यह भी समझ में नहीं आता। साथियों, ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने केस दायर किया और एंटरटेन क्यों हुआ जानते हो? चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई पर एक औरत ने आरोप लगाया कि उसने मेरा विनय भंग किया, इसलिए जस्टिस बोबड़े सेकंड इन कमांड, जो दूसरे नंबर का जज थे, जस्टिस बोबड़े जिसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष था, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट का दूसरे नंबर का जज था, उसके नेतृत्व में 7 जज का बेंच बैठा और उस 7 जज के बेंच ने फैसला दिया। क्या फैसला दिया? जस्टिस गोगोई निर्दोष है, ये जो औरत ने आरोप लगाया ये गलत है, निर्दोष है। फिर जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में उस औरत की इंक्वायरी के लिए बिठाया, जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष। साला दुनिया के इतिहास में, जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा कहीं हुआ ही नहीं। आरोपी भी निर्दोष, आरोप करने वाला भी निर्दोष, झूठा आरोप करने वाला भी निर्दोष। जैसे ही ये खबर मेरे पढ़ने में आई, मुझे इमीडिएट समझ में आया कि पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई। पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई है और 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला दिया। क्या फैसला दिया? 50% मिलान नहीं होगा, 1% होगा। डिमांड किया कांग्रेस ने 50% का, चीफ जस्टिस ने फैसला दिया 1% मिलान होगा। 1% मिलान में आप घोटाला पकड़ लो। मेरे पास 100% का ऑर्डर है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, ये जो जजमेंट दिया है जस्टिस गोगोई ने,
इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, रिकाउंटिंग से ही हो सकता है। एक केस में अभी सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को तीसरा फैसला देना पड़ेगा दो केस का कंपेयर स्टडी करके कि किससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। मिलान से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। क्यों? उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास में है। 1% के आधार पर चोरी पकड़ने का मामला था 24 अप्रैल। ये मेरे पास में रिकॉर्ड है। ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। क्या लिख कर दिया? लिख कर दिया 24 सितंबर 2019 को पेपर ट्रेल मशीन का डाटा चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मेरे पास लिखित है। कितने महीने में किया? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 4 महीने में चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन का डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया। कानून में क्या लिखा हुआ है? 12 महीने उसको प्रिजर्व करना होगा। तो चुनाव आयोग को क्या जल्दबाजी थी कि वो 4 महीने में ही डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया? क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था 1% का अलाउ किया मगर तो 100% घोटाला है। 2019 के चुनाव में 373 सीटों में मिसमैच हुआ। आपको थोड़ा नमूने के तौर पर पढ़कर सुनाता हूं। कांचीपुरम लोकसभा सीट इन तमिलनाडु, द ईसी डाटा सेज 12,14,086 ईवीएम वोट्स वेर पोल्ड एंड 12,32,417 ईवीएम वोट्स काउंटेड। सरप्लस वोट 18,331। अभी समझ में आ रहा कुछ? एग्जाम्पल, 12 लाख लोगों ने वोट दिया। 12,18,831 मशीन से निकले। साले इतनी तेजी से तो मुर्गी भी अंडा नहीं देती। ईवीएम मशीन जो है वो अंडे दे रही है। 18,331 ज्यादा वोट निकले। कहां से निकले? और निकले तो प्रूव होता है घोटाला होता है। ये सैंपल के तौर पर है। एक बताया आपको, बहुत सारा है। और ऐसा कितना है? 373। 373 सीटों में कोई डाटा मैच नहीं होता। 272 सीटों में सिंपल मेजॉरिटी मिलती है। दोबारा बताता हूं क्योंकि ये आपको समझना होगा। 272 सीटों में सरकार को मेजॉरिटी मिलती है। 373 में डाटा मैच नहीं हो रहा है। और ये भी 4 चरणों का है। 3 चरणों का और बाकी है। ये सारी बातें ये प्रूव करती है कि ईवीएम मशीन में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला होता है। पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई है, काउंट नहीं की जाती। लगाई गई मगर काउंट नहीं की जाती। मैच के नाम पर मैच का ऑर्डर लाया। मैच करने के नाम पर, अभी मैच भी क्या होता है? देखो, एक कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर ए मैचिंग का, मिलान करने का केस किया और जस्टिस गोगोई ने मिलान करने का ऑर्डर दिया 1%। तो रात के 2019 के चुनाव का एग्जाम्पल देके बताता हूं। 8 बजे काउंटिंग शुरू हुआ, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बीजेपी आगे, बीजेपी गठबंधन आगे, 2 बजे आगे, 3 बजे आगे, 4 बजे आगे। 4 बजे कितने सीटों पर आगे था बीजेपी 2019 में? 340 सीटों पर।
303 पर बीजेपी और गठबंधन के साथी 37 सीटों पर। शाम को 4 बजे राहुल गांधी टीवी पर आए, मैं देख रहा था, और राहुल गांधी ने बयान दिया, एक भी सीट अभी तक एक भी सीट अभी नरेंद्र मोदी ने जीती नहीं है, रुझान है। ये 340 सीटों का क्या है? रुझान है, रुझान है। एक भी सीट बीजेपी ने जीती नहीं। राहुल गांधी 4 बजे टीवी पे आए और बयान दिया, नरेंद्र मोदी और भाजपा विजयी हो गई है और मोदी जी को इसके लिए हमारी बधाई है। एक भी सीट नहीं जीता अभी बीजेपी, केवल 340 सीटों के रुझान में नरेंद्र मोदी बीजेपी आगे है। और राहुल गांधी 4 बजे आए और बयान दे दिया मोदी जीत गए। इसका परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस के काउंटिंग सेंटर में जो कार्यकर्ता थे, सारे के सारे लोगों ने काउंटिंग सेंटर छोड़ दिए। क्यों रहेंगे? जब उसके नेता ने एडमिट कर लिया कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए हैं, तो उसके कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर में रहेंगे क्यों? गधे हैं क्या वो? क्यों रहेंगे? सारे लोग छोड़कर चले गए। रात के 9 बजे रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब रात के 9 बजे के बाद मिलान करना है। मिलान करना है तो मैं बामसेफ का भी नेशनल प्रेसिडेंट हूं। बहुत सारे हमारे कर्मचारी चुनाव कंडक्ट करवाते हैं, तो मैंने उनको पूछा, जब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर छोड़ के चले गए, तो फिर आपने मिलान करने का काम कैसे किया? मेन अपोजिशन पार्टी मिलान करने के लिए हाजिर ही नहीं है, तो आपने मिलान कैसे करवाया? तो उन्होंने मुझे कहा, हमने कागज में मिलान करवा दिया, चुनाव आयोग को भेज दिया, खाना पूर्ति पूरा कर दिया। खाना पूर्ति समझते हो ना? है? नहीं समझते? कागज में दिखा दिया, मिलान हो गया। इसका क्या मतलब जानते हो? कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर मिलान का प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट में दिया। ये उसका मीनिंग है। इससे प्रूव होता है कि रिकाउंटिंग करने का पेपर टेल मशीन से जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है, उससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाया जा सकता, मिलान करने से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं करवाया जा सकता। इसलिए हमने ये मामला खड़ा किया था। दूसरी बात और आखिरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस तरह से ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। पेपर टेल मशीन घोटाला पकड़ने के लिए लगाई गई थी, मगर पेपर टेल मशीन की रिकाउंटिंग होती ही नहीं है। शो करने के लिए लगाई गई ताकि लोगों को शो किया जा सके कि ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करने के लिए पेपर टेल लगाया। तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। ईवीएम मशीन इसलिए चल रही है कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चला रही है। ध्यान रखो, अगर मेन अपोजिशन पार्टी निर्धारित कर दे ईवीएम नहीं चलानी है, नहीं चल सकती। अकेले बीजेपी के आधार पर थोड़ी चलेगी। ईवीएम कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर चला रहे हैं। फिर आप सोचते होंगे भी रीजनल पार्टी के लोग क्यों नहीं चिल्ला रहे? तो रीजनल पार्टी के लोग जो कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं गठबंधन में, वो क्या सोचते? कांग्रेस को फायदा होगा तो थोड़ा हमको भी होगा, भागते भूखते की साली लंगोटी हमको मिल जाएगी, कुछ नहीं तो लंगोटी मिलेगी। कांग्रेस को फायदा होगा 100 का तो 10 का हमको फायदा होगा। वो इसलिए चुप है।
बीजेपी के साथ जो गठबंधन में है वो भी इसी तरह से सोचते हैं। संकट कितना गहरा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। इसका परिणाम क्या हुआ जानते हो? पहले इस देश में एमएलए एमपी और पार्टी को लोग चुनते थे, अब ईवीएम मशीन चुनती है। इसलिए लोकशाही खत्म हो गई, ईवीएम शाही आ गई है। लोगों के पास जो वोट से सरकार चुनने का अधिकार था, वो वोट तो ईवीएम में जाके घोटाले में रूपांतरित हो रहा है। इसलिए आपके पास जो सरकार चुनने का अधिकार था वो तो खत्म हो गया। यह सबसे भयंकर बात। इसलिए लोक से चुनी हुई सरकार लोकतंत्र और लोकशाही होती है। क्योंकि ये लोग नहीं चुन रहे हैं, इसलिए ये ईवीएम शाही आई हुई है। ईवीएम सरकारें चुन रही है, ईवीएम एमएलए एमपी चुनवाने का काम कर रही है। अब इसको बदलना होगा। इससे देश खतरे में है। क्यों? मान लो इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से लोग सरकार को बदलना चाहते हैं और ईवीएम बदलने नहीं देती है, तो लोगों को क्या लगेगा? अगर शांतिपूर्ण तरीके से बदलने नहीं देंगे तो फिर तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा। लोगों को ऐसा लगेगा कि तो हथियार उठाना पड़ेगा। इससे देश खतरे में पड़ जाएगा। तो ईवीएम ने देश को खतरे में डाला। क्योंकि लोगों को चुनने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि यह कानून के अनुसार नहीं किया जा रहा है, इसलिए संविधान खतरे में है। तो तीन बड़ी बातें खतरे में है। देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में और संविधान खतरे में। इसलिए लड़ाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसको रोका कैसे जाए? रोकने का क्या तरीका है? रोकने का क्या तरीका है? लोगों ने मुझे कहा, टेलीफोन किया, बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन किया मुझे। वो सुनते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को इस पर जगाने का काम कर रहे हो और ऐसा काम भारत में कोई भी नहीं कर रहा है, आप कर रहे हो, बहुत बड़ा काम है। इससे बदलाव नहीं होगा। लोगों ने मुझे कहा इससे बदलाव नहीं होगा। मैंने पूछा भी क्या करना होगा? कि आप जगाने का काम करो, अच्छा बात है। वो बहुत बदमाश लोग हैं, वो बदमाश लोग मानने वाले नहीं आपकी बात। तो क्या करना होगा? कहा एक्शन करना होगा। तो क्या एक्शन करे? लोगों ने कहा ईवीएम फोड़ना होगा। लोगों ने कहा ईवीएम फोड़ना होगा। नहीं, अभी थोड़ा बाद में बजाना। ये चुनाव आयोग की बजाना है ना, केवल ताली बजाने से हो जाएगा? चुनाव आयोग की बजाना है। जब लोगों ने मुझे कहा कि ये एक्शन करना होगा और ईवीएम तोड़ना होगा, तो मैंने कहा मैं इस संविधानिक के दायरे में रहकर काम करने वाला आदमी हूं, मैं इस बात को नहीं मानता। तो मैं चुनाव आयोग को अल्टीमेटम देता हूं कि अक्टूबर दिसंबर तक इसमें आप सुधार करो। क्या सुधार होना चाहिए? पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज का पैनल होना चाहिए, जिसके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव हो, और वो निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन करने का काम करे। सुप्रीम कोर्ट अब क्या करता है? गलत होने के बाद डिक्लेयर करता है कि गलत हुआ, गलत होते ही रोकने का काम नहीं करता है। समझ में आया ना? मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का पैनल होना चाहिए 3 जज का, और वो मिनट टू मिनट को मॉनिटर करने का काम करे कि चुनाव आयोग एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद पावर है। फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान ने दिया कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। द एक्ट ऑफ वोट एक्सप्रेशन का अधिकार है। एक्ट ऑफ वोट, मैं भाषण करके अभिव्यक्त कर रहा हूं और दूसरे लोग अपने पसंद की सरकार को वोट देकर अभिव्यक्त करते हैं अपनी विचार को।
वो भी एक्ट ऑफ वोट एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ए एक्ट ऑफ वोट में शामिल है, ए फंडामेंटल राइट है। ये केवल राइट नहीं है वोट का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट की रक्षा करने की जिम्मेदारी आर्टिकल 32 के तहत संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट की लगाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट की लगाई है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी है। और 3 जज का पैनल जो है वो मिनट टू मिनट मॉनिटर करने का काम करे, निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन का काम करे। एक बात। दूसरा, नागरिकों को अधिकार दिया है सरकार चुनने का। नागरिक लोकतंत्र में सर्वोच्च है, संविधान यह मानता है। इसलिए चुनाव आयोग के साथ साथ नागरिक समितियों का गठन हो, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकसभा लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, और उनको मॉनिटर करने का अधिकार हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाता हूं। अभी चुनाव आयोग के पास घोटाला करने वाली मशीन बनाने का अधिकार है। अगर 3 जज का पैनल हो, नागरिक समिति हो, तो जज की भी अनुमति लेनी होगी और नागरिक समिति की भी अनुमति लेनी होगी कि किस प्रकार की मशीन हो। तो उसी दौरान चेक लगाया जा सकता है, गड़बड़ी को उसी दौरान चेक लगाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैलेट पेपर लाओ, अगर तुम ईवीएम से ही कराना चाहते हो तो ऐसा करो। ये भी संविधान के दायरे में बोल रहा हूं, फंडामेंटल राइट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। ऐसा कोई कानून नहीं था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। 26 जनवरी 1950 को एक प्रोविजन संविधान निर्माताओं ने किया और कहा कि बाद में इसका कानून बनाना होगा। न कांग्रेस ने कानून बनाया, न बीजेपी ने कानून बनाया, दोनों को सुविधाजनक है। कानून ही नहीं है, दुनिया भर के कानून बनाए पार्लियामेंट ने, एक कानून ही नहीं है। कानून बनता तो हर नागरिक को अधिकार मिल जाता है, रोकने का अधिकार मिलता है। तो इसलिए अगर इस तरह से किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का पैनल हो, नागरिक समितियां हो, और मशीन बनाने के ऑर्डर से लेकर निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन करने का उन लोगों को अधिकार हो, तो मैं ऐसा मानता हूं फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, ये जो शब्द संविधान निर्माताओं ने लिखे, ऐसी व्यवस्था बनाने के बाद फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव है, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, संवैधानिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाया जा सकता है। यदि चुनाव आयोग ने इस बात को नहीं माना, अगर नहीं माना जो मैं कह रहा हूं, तो हम लोगों का जो सजेशन है ईवीएम मशीन तोड़ा जाए, तो हम लोग अभी से सारे देश भर में तैयारी कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लगभग राउंड अबाउट 15 लाख बूथ होंगे। 15 लाख लोगों को सारे देश भर में हम तैयार करेंगे, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख, एमबीसी के 15 लाख, ओबीसी के 15 लाख, माइनॉरिटी के 15 लाख, महिलाओं के 15 लाख। 6 ग्रुप हम तैयार करने के काम में लगे हुए हैं। सारे देश भर में लोगों को काम पर लगा दिया गया है। 12,000 एनजीओ संगठनों से हमारी वार्ता हो चुकी है। 10-12 लाख एनजीओ हैं सारे देश भर में। उन लोगों को भी बहुत सारे काम के लिए सरकार ने रोका है, तो लोग तैयार हैं, लोग हो रहे हैं। तो पहले तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक भारत बंद करेंगे, मानते तो ठीक है, नहीं तो 2024 में ईवीएम फोड़ेंगे। नगर के हमारे कार्यकर्ता ने नगर में फोड़ा,
उसने कहा कार्यक्रम में कि मैंने फोड़ा। मैंने कहा क्या हुआ? केस हो गया। फिर क्या हुआ? कोर्ट में केस चला। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर निर्दोष छूट गया। वो रिकॉर्ड है भाई, संकेत है ना, रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड करके रखा हुआ। एक आदमी निर्दोष छूट गया, 15 लाख को कौन एफआईआर करता है? कर्नल गद्दाफी को लाख लोग इकट्ठा हो गए उसके घर के पास, उसको मारा। मारने के बाद खबर क्या आती मालूम है? ये हत्या नहीं है, रिवोल्यूशन है। मार दिया लोगों ने। अखबार वालों ने क्या लिखा? नहीं नहीं नहीं, हत्या नहीं है, रिवोल्यूशन है। जब ज्यादा लोग एक आदमी को मारते हैं तो लोग बोलते हैं ये रिवोल्यूशन है, कोई एफआईआर नहीं होता। सुना कभी? है रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, काल्पनिक नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे डिक्टेटरों को ज्यादा संख्या के लोग इकट्ठा होकर मरवा दिए, खत्म कर दिए, कोई एफआईआर नहीं हुआ, होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं जो हमारे देश भर से जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, दूसरे संगठन के लोग हैं, आप लोग एनजीओ के साथ भी वार्ता करो और लोगों की तैयारी करो, और इस तरह से अभी से तैयारी करो। और आपने 10 लोगों की, 20 लोगों की, 25 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की आपने तैयारी करने के लिए मीटिंग ली, उसका वीडियो बनाओ, वीडियो बनाकर वायरल करो और एक कॉपी चुनाव आयोग को मार्क करो। तुम भी सुनो कि हम तैयारी कर रहे, ईवीएम फोड़ने की तैयारी कर रहे, देख लो। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। दो